इस समय हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी कंटिन्यू किए हुए हैं, जिसमें इस समय हम हैं कहाँ। अगर ये कहा जाए कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, या कह सकते हैं कि संविधान पर आंतरिक एवं बाह्य प्रभाव। संविधान पर आंतरिक एवं बाह्य प्रभाव का मीन्स है कि ये मेंस का भी आपका है, आपके मेंस के सिलेबस में भी है। 2018 के पीसीएस में, यूपी पीसीएस 2018 मेंस में एक सवाल पूछा गया है, यहाँ से इसी चैप्टर से पूछा गया है और तुलना करवाया गया अमेरिकी संविधान और भारतीय संविधान का। तो इस चैप्टर की महत्ता को आप समझते हैं। 2018 के बाद 2023 यूपी पीसीएस के मेंस तक अब तक पूछा नहीं गया है क्या इस चैप्टर से सवाल, लेकिन एक बार पूछा गया है। तो आने वाले एग्जाम जैसे 24 में आप दे रहे हैं, 2024 या 2025, 2026, 2027, जब भी आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देते हैं पैटर्न यही रहता है। तो इस बात की उम्मीद करिए कि यहाँ सवाल आपसे पूछा जाएगा ही, पूछा जा सकता है, तो इसे आपको जानना आवश्यक है। अब जैसे है कि संविधान पर आंतरिक एवं बाह्य प्रभाव, अगर इसे आप मेंस की दृष्टि से देखिए ना, तो इसमें क्या होना चाहिए, भूमिका इसकी होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, आंतरिक प्रभाव में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसने डाला है, 1935 शासन अधिनियम डाला है। तो क्या आप दूसरे को रख सकते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 को, इसका सर्वाधिक प्रभाव है। इसके साथ ही अगर आप देखते हैं तो ये आंतरिक प्रभाव संविधान पर, लेकिन बाह्य प्रभाव को यदि आप देखें तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधान का विश्लेषण करने के बाद 60 समझिएगा, दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधान को एनालाइज करने के बाद, यानी उनके प्रावधानों को अडॉप्ट करना, फिर उस पर चर्चा करना, जो हमारे काम का है संशोधन करना, परिवर्धन करना, मतलब अल्ट्रेशन करके जो ज़रूरत है उससे क्या करना, अपने लिए यूज कर लेना, अपनी परिस्थितियों के अनुकूल जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि ये प्रावधान हमारे यहाँ ठीक है, उन प्रावधानों को भारतीय संविधान में समावेशित कर दिया गया। तो यानी आप कह सकते हैं कि विभिन्न देशों के संविधानों का प्रभाव भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि सवाल सीधा ऐसे ही पूछा गया आपसे एग्जाम में, प्रभाव, या कह सकते हैं कि लिए गए प्रावधान। आप ये कहेंगे क्या यहाँ सवाल प्री का नहीं है, तो है, प्रावधान कहिए या आप इसे उपबंध कहिए, कुछ भी कह सकते, दोनों बात है। प्रावधान भी प्रोविजन है, उपबंध भी प्रोविजन है, इसका वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है। तो यहाँ दो चीज़ें जानना जरूरी होता है। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में कम से कम की बातें की जाती हैं। उसको अगर देखा जाए, पहले भूमिका आपको पता हो कम से कम 5-6 लाइन तक की, क्या हमें लिखना है, क्या सिर्फ इसी का प्रभाव है। यदि आप हिस्ट्री को पढ़े हो, भारतीय इतिहास को आपने पढ़ा हो, तो आप ये बात भी समझ सकते हैं कि मॉडर्न इंडिया में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, क्या उन आंदोलनों का प्रभाव नहीं है, क्या उन संघर्षों का संविधान के प्रावधानों में झलक नहीं दिखती, क्या उन संघर्षों के वो संघर्ष हुए हैं जिन कारणों से, यानी जो हमारे यहाँ नेशनल मूवमेंट हुआ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके होने के कारण क्या थे, उसका मर्म संविधान में नहीं दिखता है। क्योंकि जिसकी मांग कर रहे थे कौन, हमारे क्रांतिकारी, उसी को तो उन्होंने क्या रखा है, अधिकार के स्वरूप में रखा, कहाँ, संविधान में रख लिया अपने। तो पहले आपके पास क्या हो जाए, भूमिका बना लीजिए। भूमिका आपकी बन जाए तो फिर आप भारत शासन अधिनियम 1935 की कुछ बातों को आपको लिखना होगा, और बाकी जो मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ 60 देशों के संविधान का आप अध्ययन करो फिर बताओ क्या क्या लिया गया है, नहीं। एग्ज़ाम की दृष्टि से, अगर प्री एग्ज़ाम की दृष्टि देखा जाए तो प्री एग्ज़ाम में यहाँ सवाल बार बार पूछा जाता है, चाहे जो एग्ज़ाम, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो। खासकर यूपीपीएससी कुछ सालों से भारतीय संविधान के सोर्स पर सवाल नहीं पूछ रहा है, कुछ सालों से नहीं पूछ रहा है, जानिएगा आप। लेकिन चूंकि सिलेबस में है तो कभी भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है ना। तो 60 देशों का तो नहीं, लेकिन कम से कम कुछ देशों का तो कम से कम आपको जानना ही चाहिए कि कौन कौन से ऐसे देश हैं, है ना, जिनका, जहाँ से कुछ प्रावधान ले करके। अब ये भी आप मत कहिएगा
कि सब कॉपी कर लिया गया, पेस्ट कर लिया गया, क्योंकि जो चीज़ें सपोज कि जर्मनी से कुछ लिया गया, अफ्रीका से कुछ लिया गया, ली गई हैं चीज़ें, लेकिन जो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल रही है ना, उन्हीं को हमने समझा में रखा है। तो पहले भूमिका को समझिए। आप इस बात को जानते हैं कि कोई भी देश हो, उसकी अपनी आंतरिक स्थिति अगर देखा जाए किसी भी देश की, तो उसकी आंतरिक स्थिति में बहुत सारी विविधता देखी जाती है। अगर विविधता जितनी होगी उतनी अधिक क्या होगी, चुनौती होगी। किसके लिए? उस संविधान का निर्माण करने के लिए। मैंने पहले ही कहा था कि पहले लेक्चर में बताया था कि संविधान निर्माण के समय संविधान निर्माताओं को किन किन बातों की चुनौती मिली थी। तो सबसे पहले यही बात थी क्या, कि जो संविधान जिस परिस्थिति में लिखा जा रहा है, अगर वहाँ जाति, धर्म और भी चीज़ें विविधता है, खासकर उसकी आंतरिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जैसे चूँकि जब संविधान लिखा जा रहा था, तो उस समय जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो हम आज़ाद नहीं थे। हम तो आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को, और संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू कब हुई? 9 दिसंबर 1946 से। तो वो जो देश की आंतरिक स्थिति रही है, कहीं ना कहीं परिस्थिति रही है, वो भारत के अनुकूल नहीं रही है। आज़ाद होकर कोई चीज़ करना और किसी के दबाव या बंधनों में कोई चीज़ करना, तो कोई ना कोई प्रभाव तो रहेगा। वो सोचेंगे कि हम उन चीज़ों को ही ग्रहण करें जो हमें ज़्यादा हमारे अनुकूल हो, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। तो हमने कहा कि विविधता हो, चाहे जाति धर्म की हो, चाहे उसकी अपनी उस समय की परिस्थिति हो, वो प्रभाव डालती है। क्योंकि अगर आप एक एग्जाम्पल वो सटीक है कि अगर आप कुछ बहुत बड़ा कर रहे हो और अचानक आपके साथ ऐसा हो जाए कि परिस्थितियाँ आपके प्रतिकूल हो जाए, कि आपके घर की, परिवार की जो स्थिति है वो क्या हो जाए, अनियंत्रित हो जाए, खराब हो जाए, तो उस दौरान क्या आप बहुत बेहतर सोच सकते हैं? क्योंकि विवेकानंद जी कहते हैं ना कि खाली पेट कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बन सकता है। यानी कि अगर पेट ही खाली, अन्न नहीं है उसमें, तो आपके बहुत बड़े बड़े विचार आपके दिमाग में आएंगे ही नहीं। विचार कब आते हैं? क्योंकि जब शरीर स्वस्थ तो मस्तिष्क स्वस्थ, वो सीधी चीज़ है। तो ऐसे है कि आंतरिक जो परिस्थितियाँ होंगी वो प्रभावित करेंगी। तो भूमिका लिखते समय इतनी बातें हमने किया, तो उसमें से एक लाइन आप चुरा लीजिए कि चाहे जो देश है, उस देश की अपनी आंतरिक परिस्थितियाँ होती हैं, और उस दौरान जब वो लिखा जाता है तो संविधान के में जो भी प्रावधान होते हैं वो उन परिस्थितियों से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, आंतरिक परिस्थितियों से। अब हम इशारा किस तरफ कर रहे हैं? हम इशारा कर रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935 तरफ कर रहे हैं। क्या क्यों कह रहे हैं ऐसा? आंतरिक परिस्थिति क्या है? उस समय हमारे देश में हमें चलाने के लिए या हमारे पर शासन करने के लिए कोई कानून नहीं था। ये अंतिम कह सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किया गया एक ऐसा अधिनियम है जो भारत पर शासन करने के लिए, भारतीयों पर शासन करने के लिए, और भारत में एक संरचना बनाने के, राजनीतिक व्यवस्था की संरचना बनाने के लिए उसने क्या किया था? इस अधिनियम को क्या किया था? पारित किया था। तो इसका प्रभाव तो रहेगा ना। तो इसलिए मैंने कहा कि आंतरिक परिस्थितियाँ वो जिम्मेदार होंगी। और दूसरी बात ये भी है, हम इसी के द्वारा शासित होते रहे। हमें ये भी बातें थी कि अधिकतर हम आदती हो चुके थे। भाई 1935 में आया तो हम इसके आदती हो गए थे ना, कई सालों तक हम इसके साथ रहे हैं, और इसमें जो नियम थे उसके अनुसार हमारे पास शासन होता था, हम उसमें कंफर्टेबल अपने आप को फील करते थे। तो हमने इसीलिए, हमारे ऊपर यही कारण है कि हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका हो गया? भारत शासन 1935 का हो गया। होने का यही मतलब ये कहा जाए कि हमने कहा कि आंतरिक परिस्थितियाँ बहुत हद तक प्रभावित करेंगी, तो यही हद है इसका, और यही का रीज़न है कि प्रभाव तभी इसलिए पड़ा क्योंकि हम आदती हो चुके थे। आप अभी बड़े बुजुर्गों की बात किया जाए, धोती कुर्ता पहनते हो, और उन्हें आज सडनली कह दीजिए कि आप जीन्स और टी शर्ट पहनिए, तो उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। क्योंकि धोती जो पहनते हैं तो समझ लीजिए कि उन्हें वो ऐसा परिधान है भारत का कि जिसमें बहुत आराम मिलता है, मतलब शरीर ढीली महसूस होगी। अब जीन्स पहनोगे, टी शर्ट पहनोगे तो शरीर उसमें बधी सी रहती है ना। अब वो क्या कहते हैं, सैंडल पहनते थे, शूज नहीं पहनते थे, तो उस पहनावे को अगर आप ज़बरदस्ती किसी को पहनाएंगे तो कहेगा नहीं, हमको ये नहीं पसंद है। तो वैसे जिस नियमों के अधीन हम पहले रह चुके हैं और जिसमें हमको लगा कि हम ठीक हैं, हम उसमें रहना पसंद करते हैं। एक बात और है, जब आप बात तो कहते हैं कि किसी भी देश के संविधान पर उसकी आंतरिक परिस्थितियों का पूर्णतः प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह उन चीज़ों का आदती होता है
जो पहले से विद्यमान होती हैं। आपके ऊपर डिपेंड, भूमिका आपके ऊपर, शब्द मैं दे रहा हूँ आपको, जितनी बातें बोल रहा हूँ उसमें से आप 2-4 लाइन चुरा के आप बहुत अच्छे से लेक्चर को सुनिए, फिर उसके बाद समझ करके उन बहुत सारी लाइनों से 2 लाइन लिख दीजिए, हो गया। ये ज़रूरी नहीं कि हम जितना बता रहे हैं उतना ही लिखना है, लेकिन एक सोच कैसे आपके अंदर विकसित हो किसी भी टॉपिक पर भूमिका लिखने के लिए मेंस में, तो भूमिका तभी लिख सकते हो जब आपके अंदर शब्द हों और उसकी समझ हो, क्योंकि भूमिका भी रटे रटाई तो होती नहीं है, और इतिहास भूगोल से ला करके कनेक्ट किया जाता है, अन्य सब्जेक्ट से उसको जोड़ा जाता है। तो किसी भी देश का संविधान जब लिखा जाता है तो उसकी जो आंतरिक परिस्थिति होती है बहुत प्रभावित करती है। कैसे? अगर मान लीजिए समाज में असमानता हो, यानी आपने लिखा भी था, क्या हो? विषमता हो, विषमता विद्यमान हो, सोपानिक विषमता विद्यमान हो। सोपानिक विषमता मतलब पदानुक्रम का, राजा हो, फिर जमींदार हो, फिर सामंत हो, फिर उसके जो है क्या कहते हैं मेट हो, मतलब ऐसे पदाधिकारी हो। तो ये क्या है? ये सोपानिक पदानुक्रम नहीं है क्या? यानी समाज कहीं न कहीं असमानता का भी शिकार है उस दौर में जब संविधान लिखा जा रहा है, विषमता भी समाज में है। और हमारा समाज सोपानिक समाज, कैसे? उच्च वर्ण में अगर देखेंगे, वर्ण व्यवस्था को ध्यान देंगे, जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है तो उसमें 4 वर्णों की बात की गई है। किसकी बात की गई है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो हमारा समाज तो सोपानिक है नहीं, पता वहाँ अगर बात करेंगे ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण सब पे राज करना चाहता है, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। क्षत्रिय सोचता है कि मैं राजा हूँ, जो कि प्राचीन काल राजा रहा है, तो उसका ये मानना है कि हम सब पर शासन करेंगे। तो जो उच्च वर्ण यानी जो ब्राह्मण है उसका क्या होता है कि हम हमारी सलाह के अनुसार राजा काम करेगा। ऐसी चीज़ें रही हैं और समाज ऐसे हमारा पहले चलता भी रहा है, क्योंकि सलाह पर राजा काम करता था, उसकी व्यापारी वैश्य होते थे, और जो हमारे वर्ण व्यवस्था में चौथे क्रम में शूद्र हैं, वहाँ से उनके सेवक होते थे। परिस्थितियाँ बदलती गई, वो राजा होता था तो उन्हीं शूद्रों से ही क्या सेना, अपनी सेना बना लेता था। जैसे कि उसमें से बहुत सारे लोग निकल के आते थे, सेना में होते थे, उसके बाद उसके सेवक भी होते थे, पहरेदार, जो भी आप कह लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से समाज था हमारा, पहले रहा है। लेकिन जब अंग्रेज आए तो समाज को भी नष्ट कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। तो उस सोपानिक समाज और विषमता मूलक समाज में क्या आपको आप भूमिका लिख रहे हैं, वो विषमता भरी समाज में और सोपानिक समाज में आसान नहीं है। कैसे लिखूं, कैसा नियम बना दूं कि सब लोग खुश हो जाएं, कोई ऐसा ना दुखी हो जाए, या कहीं ऐसा ना हो जाए किसी का शोषण हो जाए। क्योंकि पहले तो बिना संविधान के, बिना कोई कानून नहीं था, धर्म के अनुसार शासन होता था, तो लोगों का क्या होता था? शोषण ही होता था। दूसरी बात हमने कहा कि उस समय जातिगत विभाजन भी था, जातियों का विभाजन। उसी के साथ साथ सबसे बड़ी बीमारी क्या थी उस समय? छुआछूत की थी। इस बात को ध्यान में रखना था, यानी हमारे संविधान पे प्रभाव अगर नहीं पड़ता, विषमता, समझिएगा हमारी बात, भूमिका आप लिख रहे हैं, तो जब आप विषमता की बात कर लिए थे ना, इसकी समाज की, और आप बात कर लिए थे क्या? सोपानिक समाज की। तो आपने बात किसका कर लिया था? समाज के उस वर्ण व्यवस्था का। आपने बात किसका कर लिया था? जो जातिगत विभाजन था, उसकी बात आपने कर लिया था। और जब आप इसकी बात कर रहे थे तो आप इस बात को नहीं भूले थे कि छुआछूत भी है ना? कि क्या है हमारे समाज में? हमारे समाज में अनटचेबिलिटी है। इन सबको दूर करने के लिए, यानी छुआछूत जैसी बीमारी तो सबसे बड़ी है कि कोई समाज में कितना भी अच्छे पद पर हो, अगर उसको ये कह दिया जाए कि आप निम्न श्रेणी में हैं, अपने बगल में उससे आप पास ना बैठने दीजिए, जैसे कि वर्तमान में तो नहीं होता है संविधान, लेकिन कहने के लिए है। ऐसी भी परिस्थिति है, इस बात को आप समझिएगा कि कहीं कहीं कुछ स्थानों पर आज भी छुआछूत जैसी बीमारी है। लोग अपने से निम्न को अपने दरवाजे पे, अपने कुर्सी पर नहीं बैठने देते हैं, ना ही अपने गिलास में से पानी पिलाते हैं, ना कप में चाय पिलाते हैं। उसके लिए उन्होंने ढूंढ रखा एक आसान शीशे गिलास रखा, उसी को पकड़ा दिया। अभी भी ऐसा है इस समाज में। संविधान ने फिलहाल बहुत हद तक चीज़ों को ख़त्म किया, और जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये चीज़ें घटती जाएंगी। उस शिक्षा का मतलब है वहाँ। तो अब आप सोच रहे हैं क्या संविधान पर इसका प्रभाव नहीं है?
जो कि आप लिख रहे हैं मेंस लिखेंगे, तो आप अगर आपसे सिर्फ ये कहा दिया जाए कि भारतीय संविधान पर उन आंतरिक प्रभावों की चर्चा कीजिए जिन जैसे, ऐसे नहीं, सवाल थोड़ा सा आप चेंज करके बनाइए कि संविधान में समानता का अधिकार प्रावधानित करने के पीछे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य मात्र विषमता मूलक समाज को नष्ट करना था, ऐसा सवाल। यानी कि जो प्रावधान हुआ मूल अधिकार में, क्या समानता का अधिकार, ये विषमता को ख़त्म करने के लिए 14 से 18 है आर्टिकल, कहाँ 14 to 18 समानता स्थापित हो, ये जो सोपानिक समाज है ये टूट जाए, ये वर्ण व्यवस्था जो है ये टूट जाए, यानी सभी लोग क्या हो जाए, समान हो जाएं। और इसी 18 में ही क्या कर दिया गया, 17 को रखा गया। आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी है, जिसे आप छुआछूत कहते हैं और उसे कहते हैं अस्पृश्यता भी कहते हैं। तो आप समझिए इस बात को कि क्या प्रभाव नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो क्या उस प्रावधान को रखने की आवश्यकता थी? तो आपसे अकेले सवाल बन सकता है। तो यानी जो मूल अधिकारों में समानता का अधिकार है, उसके ऊपर प्रभाव हमारे देश की उस काल की परिस्थितियों का, समय एवं काल की गणना के आधार पर कोई चीज़ लिखी जाती है। नियम बनते हैं समय काल परिस्थितियों के अनुसार, ऐसे बनते नहीं है, मत सोचिएगा। तो उस समय ये समस्या थी, तो इसीलिए क्या किया गया है, उसी समय ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि समाज को हमें नष्ट करना है, यानी सबको क्या कर देना, समान कर देना। लेकिन हम समान तो करेंगे, समान हम कर देंगे, अब मानना न मानना, हाँ ये भी है। अभी आर्टिकल 17 क्या है, दंडनीय है। SC ST, किसी SC और ST से आप भेदभाव करते हैं तो यूँ समझिएगा कि आपको दंड मिलेगा, दंडात्मक प्रावधान करता है, इस बात को आप समझिएगा। तो यानी कि पहले दंडात्मक नहीं था, लेकिन अधिनियमों के द्वारा उसे दंडात्मक बना दिया गया है, किसे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 को। तो यानी आप समझ सकते हैं कि जो अमानवीय प्रवृत्तियां विद्यमान थी, कैसी, जो अमानवीय प्रवृत्तियां विद्यमान थी, उन परिस्थितियों में संविधान लिखा जा रहा है। तो उन अमानवीय प्रवृत्तियों को खत्म करने के लिए संविधान में कुछ न कुछ प्रावधान तो करना ही होगा। और जब वो प्रावधान करना होगा तो जाहिर सी बात है कि संविधान पर आंतरिक प्रभाव तो पड़ा ना। ये कोई छुआछूत अमेरिका से तो आया नहीं था, ब्रिटेन अफ्रीका से तो आया नहीं था कि मैं बता दूं कि भाई संघीय व्यवस्था कनाडा से आई थी, उस पर नहीं बात। यहाँ क्योंकि जब ये सिर्फ आंतरिक प्रभाव की बात करेगा संविधान पर, तो ये समझिएगा कि बहुत बड़ा खतरा है। तब वहाँ आपके पास शब्द अधिक हों, जितने अधिक शब्द होंगे, जितना ही आप हिस्ट्री को कनेक्ट कर पाएंगे, उतना ही अच्छा लिखेंगे। तो जितनी बातें हम बोल रहे बहुत कई बार सुनेंगे, आपके ब्रेन में एक थॉट इसका डेवलप्ड हो जाएगा, नोट्स कभी बनाना नहीं पड़ेगा। जब भी मन करेगा इस लेक्चर को बार बार सुनेंगे, तो किसी शब्द हैं, ये सही चीज़ ये है कि मेंस में अगर किसी एक शब्द में बांधा जाए तो अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि रट करके लिखने का कोई मतलब नहीं। अगर आपके समझ में चीज़ें आ गई, यानी कि आपके अंदर डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग डेवलप्ड हो जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होता है। तो आपके अगर समझ विकसित हो जाए किसी चीज़ की, तो विषमता मूलक समाज था, वर्ण व्यवस्था, जाति विभाजन, ऐसी परिस्थिति में लिखा गया। जो जितनी अमानवीय, मैं कह सकता हूँ कि जितनी अमानवीय प्रवृत्तियाँ रही हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए संविधान में प्रावधान करना था, तो संविधान पर प्रभाव पड़ गया। और इसीलिए अनुच्छेद 17 जैसा प्रावधान संविधान में है, 14 से 18 है। पूरा मूल अधिकार की बात कर लोगे तो पूरा मूल अधिकार यानी कहाँ, 12-13 एक सामान्य है, 12 राज्य को परिभाषित करता है, 13 हमारे सुप्रीम कोर्ट को कुछ शक्तियों के बारे में बात करता है, विधि की बात करता है। जब आप 14 से लेकर के कहाँ 32 तक जाते हैं ना, तो किसके अधिकार हैं, इस नागरिकों के अधिकार हैं। उसमें देसी विदेशी दोनों के अधिकार हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस अधिकार को देने के पीछे का रहस्य इसी लाइन में छिपा हुआ है। यानी मैंने एक लाइन बोला है आज मात्र कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में एक विषमता मूलक और सोपानिक समाज था, जहाँ जातिगत विभाजन के अतिरिक्त छुआछूत जैसी अमानवीय प्रवृत्तियां भी विद्यमान थी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर संविधान लिखा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है संविधान के उन प्रावधानों, संविधान निर्माताओं पर एक बोझ होगा कि हम इसे कैसे खत्म करें। तो प्रभाव पड़ा ना। चलिए, उसी समय एक समस्या, ये तो कैसी बात थी, एक बात है, ये एक बात है, समाज की बात है, ये समाज की विषमता को दूर करने के लिए। दूसरी बात, हमारे संविधान सभा के निर्माता, जो संविधान निर्माता थे, उनके समक्ष एक समस्या और थी। क्या था
क्योंकि भूमिका में आप तो का ये पहला पॉइंट हो सकता है इस बात की, समाज को लेके, उस व्यवस्था को लेके आप चर्चा कर सकते हैं। लेकिन भूमिका में एक दूसरी बात और होती है कि उस समय एक समस्या और थी। हमारे यहाँ रियासतें थी, हाँ, आज़ादी के पहले की बातें चल रही। रियासतें थी, राजा महाराजे थे, जमींदार थे। ब्रिटिश प्रांत रियासत, आप जानते हैं कि संविधान सभा जब बनी थी तो 292 सदस्य कहाँ से आए थे? ब्रिटिश प्रांतों से आए थे। और 93 कहाँ से आए थे? देसी रियासतों से। और 4 कहाँ से आए थे? चीफ कमिश्नरी से आए थे। तो बेटा आप बताइए कि रियासतें जो बनी थी ना, रियासतों, अब ऐसा तो है नहीं कि 5000 प्लस रियासतें भारत में रही, लगभग 55-5600 रियासतें रही। तो रियासतें क्या समान थी? नहीं ना। जैसे समाज विषम था वैसे रियासतें भी विषम थी, और हर रियासत का जो रियासतदार राजा था, नरेश था, उसकी भी एक समस्या थी, उसके विचार क्या थे? अलग अलग थे। और जब उसके विचार अलग अलग हैं तो जाहिर सी बात है कि वो कोई चाहेगा कि हम भारत में रहेंगे और कोई चाहेगा हम भारत में नहीं रहेंगे। तो यानी एक समस्या किसकी थी? एकीकरण की थी। किसके एकीकरण की? देश की एकीकरण की, यानी राष्ट्र एकीकरण का भी मामला था यहाँ। तो आप अपने उस भूमिका में उसको स्थान देंगे कि कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव है। जब आपने लिखा था, कल मैंने आपको लिखवाया था कि देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या बनी हुई थी। और क्यों बनी हुई थी? क्योंकि सबकी सोच अलग थी, हर कोई आज़ाद होकर के अपने आप को देश बनना चाहता था। तो आप जानते हैं 3 रियासतें ऐसी रही हैं, 3 रियासतें ऐसी रही, 5000 कुछ 562 ऐसे कुछ थी, जिसमें से 559 ही बचेंगी जो है भारत के हिस्सा बनेंगी। बाकी 3 ऐसी होंगी जो कहेंगे हम नहीं शामिल होंगे। तो उन रियासतों का एकीकरण कैसे हो और भारत कैसे अखंड हो? रियासतों के एकीकरण करने का मतलब भारत को अखंड भी करना है ना। तो भारत को अखंड करने के लिए क्या होगा? उसका प्रावधान कहाँ है आपके संविधान में? आप देखेंगे जब पार्ट 1 को देखेंगे, वो उसके आर्टिकल 1 को देखेंगे। भारत राज्यों का एक संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनाइटेड नहीं है, यूनियन है। बात ये, यानी कि उसके जो प्रभाव पड़ा है कि हाँ हमारे यहाँ समस्या है, इसके बारे में भी हमें समाधान ढूंढ करके संविधान में लिखना है। तो भूमिका बड़ी खतरनाक होनी चाहिए। खतरनाक का मतलब बहुत बेहतर होनी चाहिए, लोगों से अलग होनी चाहिए। क्योंकि भूमिका पढ़ते ही जब एग्जाम में काफ़ी आपको चेक करता है मेंस की, अगर भूमिका उसे बहुत अच्छी मिल गई तो समझ जाता कि भूमिका में आपके पूरे उस आंसर का क्या होता, फॉर्मेट होता है, एक परिचय देता है। वो भूमिका वो इंट्रोडक्शन देता है किसका, उस पूरे आंसर का, सारी बातें वहाँ रखी जाती हैं। लास्ट में कंक्लूजन अच्छा लिख दो, अच्छे नंबर पा जाओगे। और ये कहिए कि आप रटा चीज़ आके लिख देंगे, 2 लाइन घटना चक्कर ले लेंगे फलाना धमाका, जो किताबें ऐसे पतली दुबली आती हैं मार्केट में, ले करके कर ली तो कुछ नहीं उससे होगा। तो उस समय ये एक समस्या थी, तो इसको ध्यान में रखा गया, तो प्रावधान किया गया। अच्छा, ये भी था कि देशी रियासतों के एकीकरण में दंगे हुए। कैसे? सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। सांप्रदायिक दंगे थे, उनके बीच में स्वतंत्रता भी प्राप्त हो गई उसी बीच में। आप लिखेंगे भूमिका में कि सांप्रदायिक दंगे भी हो रहे थे, देश के एकीकरण की समस्या थी, साथ ही उसी समय देश के अंदर क्या सांप्रदायिक दंगे शुरू हो चुके थे, और उन दंगों के बीच में आज़ादी भी मिल गई हमको। और जब आज़ादी मिली तो पाकिस्तान जैसा एक देश का निर्माण हो गया, जो आज भी हमारे लिए नासूर बना हुआ है, बाधक है हम लोगों के लिए। भारत देश के लिए पाकिस्तान आज भी बाधक है, उस समय भी रहा है, अब आज भी बाधक है। उसे कुछ करना नहीं होता, बस अपनी ज़मीनों को किसी नाम बेच देना होता, बस किसी ऐसे व्यक्ति ला के बसा देना होता है जो हमारे लिए, हमारा शत्रु उसको बसा देता है। जैसा कि वो पाकिस्तान चीन को बसाता रहता है, भारत की सीमा पर चीन को बसाता रहता है, आजकल बांग्लादेश अमेरिका को बसा रहा अपनी सीमा के आसपास। तो कह सकते हैं कि भारत को, जो भारत की अपनी संप्रभुता है उसे क्षति पहुंचाने के लिए जो पड़ोसी देश है ऐसा गेम खेलते रहते हैं। पाकिस्तान मीन्स, आप 2 बातें समझिएगा, पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश भी हमारे लिए उतना ही घातक है जितना कि पाकिस्तान है। पश्चिमी पाकिस्तान यानी जो जिसे आप पाक और नापाक कहते रहते हैं। तो ये विषमता थी। और उस समय जैसे पाकिस्तान की बड़ी संख्या, एक समस्या और आ गई कि हमारे यहाँ पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसी दंगों के बीच में। दंगों के बीच में पाकिस्तान का विभाजन हुआ, पाकिस्तान से एक बड़ी संख्या में कौन लोग, अन्य संप्रदाय। किसका? अन्य संप्रदाय का मतलब आप समझ सकते हैं, मुसलमानों के इस देश में, भारत में आगमन हो गया। तो
तो कहीं ना कहीं उनका भारत में आना और फिर भारत उन्हें बसाना, हमारे देश के उस समय के जो आंदोलनकारी रहे, संविधान निर्माता रहे, उनको भी एक तनाव दिया कि हम कैसे इन्हें यहाँ समायोजित करेंगे, एक समस्या कैसे इनका समावेश होगा। क्योंकि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देशों का निर्माण हो रहा है, आज है 14 अगस्त, तो आज समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के जन्म का दिन है ना। हाँ, उसके जन्म का दिन है आज ही, वो मना रहा होगा अपना जन्म का दिन आज अच्छे से, लेकिन मनाएगा क्या? भिखमंगा तो है, कुछ है ही उसके पास, तो मनाएगा क्या? वो संसाधन है ही नहीं, खाली पेट कौन सा जश्न मना लोगे? खाली तो ताड़ी पी के, शराब पी के जश्न मनाओगे नहीं, उसका तो खाली है सब कुछ, कुछ है ही नहीं वहाँ। रोटी का भरोसा नहीं। हाँ, रोटी का भरोसा नहीं, जश्न कैसे मनेगा भाई? जश्न मनाने के लिए तो घर में आपके पास संसाधन होना चाहिए ना, तो वहाँ संसाधन का, शरीर पे कपड़े नहीं हैं और खाने को बस, हाँ वही चीजें हैं, बस घर है लेकिन घर में रहने के लिए वो संसाधन नहीं कि कैसे आप रहेंगे, इसीलिए आज भी पाकिस्तान खाना बदोश जिंदगी जी रहा है। अच्छा, ये एक समस्या तो ये थी ही कि वो आ गए भारत, जब भाई सांप्रदायिक दंगों के बीच इस देश का विभाजन हो गया, विभाजन हुआ, विभाजन में बहुत सारे मुसलमान भारत आए, उन्हें बसाने की चुनौती थी, उनके लिए संविधान मुखी प्रावधान करना पड़ेगा, तो कहाँ करेंगे हम? सोच के देखिए कहाँ होगा। नागरिकता है पार्ट 2, उसको आप पढ़िएगा, आर्टिकल 5 to 11 है, वहाँ ये बातें की जाएंगी। फिर आप कहाँ जाएंगे? अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखते हुए 2930 अनुच्छेद बनाए जाएंगे, यानी संविधान में प्रावधान किए जाएंगे। ये बातें मैं इसलिए बता दूं, लिखना नहीं भूमिका में, लेकिन आपके समझ के लिए कैसे इस बात को जाने कि भूमिका में हम आंतरिक प्रभाव की, इस संविधान पर आंतरिक प्रभाव क्या पड़ा है, जो उसकी हम चर्चा करते हैं, तो हम आखिरकार कहाँ से लाएं शब्दों को और उन बातों को कहाँ से लाएं जो लिखना है। तो जहाँ से हम लाए हैं वो सोर्स आप बता दे रहे हैं, हम 14 से 18 से लाए हैं, हम इतिहास वैदिक समाज से लाए भूमिका को, हम कहाँ से लाए हैं? हम रियासतों से लाए हैं, तो रियासतें डिस्टर्ब कर रही थी, एकीकरण के लिए बाधक थी, वहाँ की बात कर रहे हैं। तो संविधान निर्माता उन चीज़ों को देख रहे थे, चश्मा लगा के, बाबा गॉगल्स लगा के देख रहे थे क्या घटना घट रही है। उसी बीच आज़ादी मिली और दंगे हो रहे हैं, मुसलमान भारत आ रहे हैं, उनको भी बसाना है, उनके हित को भी ध्यान में रखना है। जब आप किसी को बुला लिए हैं तो उनके हितों को संरक्षित करना ही पड़ेगा। तो संविधान सभा के सामने एक चुनौती तो ये भी बन रही है ना कि अब हमारे देश में एक ऐसी परिस्थिति बनी है कि इनको भी संभालना है, तो उनके लिए संविधान में प्रावधान कर दोगे तो समस्या नहीं होगी। तो अब क्या हुआ? ये आर्थिक विषमता है। जब एक बड़ी संख्या में लोग आते हैं बाहर से तो आर्थिक विषमता उत्पन्न होती है, और आर्थिक विषमता न होने पाई, इसलिए भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय की बात की गई। ये बात तो हमारा संविधान 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। उन 3 प्रकारों में अगर न्याय की बात है तो एक आर्थिक न्याय भी है ना। तो जो आर्थिक न्याय की बात, इसीलिए यही कारण है कि भारतीय संविधान निर्माताओं के तुरंत ब्रेन में आ गया होगा कि अरे भाई, इनके आने से हमारे यहाँ आर्थिक विषमता होगी तो उत्पादन का समान वितरण होगा, समाजवाद जैसी धारणा संविधान में होनी चाहिए, और रहा। उसके लिए आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकारों में उस चीज़ों को प्रावधानित कर दिया गया। अब आज़ादी मिल गई, ये तो आज़ादी के पहले की बात मैंने आपसे किया था। अब तक संविधान बन रहा था, संविधान पर आज़ादी के पहले का जो प्रभाव रहा, आंतरिक प्रभाव, उसकी चर्चा मैंने कर दिया। अब आप आज़ादी के बाद देखिए कोई और हो रहा है, तो आज़ादी के बाद की जो बातें होंगी यहाँ आ जाएंगे आप। विभिन्न देशों के संविधानों को ला करके, अध्ययन करके, उनके प्रावधानों को भारतीय संविधान में क्या किया जाएगा? पेश कर दिया जाएगा। स्वतंत्रता जैसे हमको मिली वैसे एक समस्या खड़ी हो गई। इधर आज़ादी मिली थी, उधर जम्मू कश्मीर पर कबायलियों हमला कर दिया। कबायली वही है जो पाकिस्तान, बलूचिस्तान जैसे प्रांतों में रहते हैं। आज भी पाकिस्तान खाना बदोश जिंदगी जीता, मैंने बताया आपको। खाना बदोश जहाँ पाया वहीं खा लिया, जानवर को मार करके जहाँ पाया वहीं रह लिया, खुले आसमान के नीचे। जिन कपड़ों को पहना था उसे हफ्तों तो पहनता रहेगा, न नहाना तो है नहीं, ब्रश तो करना नहीं, तो टेंशन नहीं उनको। खाना बदोश लोग ऐसे ही होते हैं कि अगर मुंह खोल देंगे तो आप शायद हो सकता है बेहोश हो जाएं। अब आप मेरी आगे वाले लाइन को भी समझ सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हैं। हो सकता है कि तड़प के छोटा बच्चा मर भी सकता है। अगर एक साथ 5-6 लोग मुंह खोल देंगे कबायली जीवन जीने वाले, तो एक छोटा सा नवजात शिशु मर भी सकता है, उसे घुटन हो सकती है, आपको भी समस्या हो सकती है। तो वो कबायलियों का हमला हुआ जो मूलतः पाकिस्तान के सपोर्ट के लोग थे, यानी पाकिस्तान समर्थित। आज़ादी के ठीक बाद पाकिस्तान
कि समर्थित कौन कबायली लोगों ने भारत हमला कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये भी समस्या थी। दूसरी बात, उत्तर पूर्वी भारत की ओर जाओगे, उत्तर पूर्वी राज्यों में उपद्रव मचा हुआ था, वहाँ पर भी ऐसी घटनाएं घट रही थी। यानी कि इन सारी चीज़ों का प्रभाव कहाँ पड़ रहा था, उन संविधान जो निर्माता थे उन पर पड़ रहा था। उनके समक्ष जितनी चुनौतियाँ थी उनसे निपटने के लिए उनको लगा कि मेरी स्थिति ऐसी है, तो इन सबसे निपटने के लिए अगर मेरे यहाँ कोई चीज़ मौजूद है, पहले से कोई कानून मौजूद है, तो उसका सहारा हम लेंगे। उसके प्रावधानों को ला के रख लिया गया। कुछ प्रावधानों को जब लगा कि इससे काम नहीं चलेगा, तो हमने क्या किया, विभिन्न देशों के संविधानों से चीज़ों को ला करके अपने संविधान में समावेशित कर दिया, और वो भी परिवर्तनों के साथ समावेशित किया है। ऐसा नहीं कि ऐसे कर दिया है, परिवर्तनों करके हूबहू चीज़ों को हमने कॉपी नहीं किया है ना। हमने अपनी परिस्थितियों के अनुसार चीज़ों को परिवर्तित करके अपने संविधान में समावेशित कर दिया है। अब अंत में आप लिख सकते हैं कि अतः देश के समक्ष अत्यधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां विद्यमान थी, इसलिए भारतीय संविधान जब लिखा जा रहा था, संविधान निर्माताओं ने उन परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए एक शक्तिशाली संघवादी व्यवस्था की स्थापना की। कहाँ? हिंदुस्तान में, यानी कि भारत में, जहाँ छुआछूत पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया, सामाजिक न्याय की बात की गई, नीति निषेध तत्व जो है क्या कहते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 के रूप में समावेशित किए गए। इसलिए किया गया कि सामाजिक न्याय अगर स्थापित होता है तो सब कुछ हो जाएगा। यानी जो हमारे यहाँ समस्याएं पहले से बनी हुई हैं, आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद, उन सब का हम अंत कर देंगे। तो ये आंतरिक प्रभाव इस तरह रहा है इस पर, भारतीय संविधान पर। आप ऐसे लिख सकते हैं। इसकी बातें मैं कहूँ, इसकी भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो 250 आर्टिकल, लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें यहाँ से ला करके सीधा कहाँ रख दिया गया है, भारतीय संविधान में। सीधे सीधे रखने की बात ना की जाए तो अच्छा है, इस पर आलोचना आप कर सकते हैं। लोग कहते हैं नहीं सीधे रख दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया गया, ऐसा नहीं है। हम इसके आदती थे, भारत शासन अधिनियम 1935 के हम आदती थे, इसलिए इसके प्रावधानों को हमने पहले उसमें हम रह चुके थे, और वैसे नियमों के अधीन हम पे शासन हो चुका था, हम उसमें कंफर्टेबल फील करते थे, इसीलिए हमने हमारे संविधान निर्माताओं ने उन्हीं आर्टिकल को रखा जो हमारी परिस्थितियों के लिए आवश्यक थे। लेकिन आर्टिकल में आवश्यकता अनुसार संशोधन परिवर्तन करके रखा गया है। तो हमारे संविधान निर्माता ऐसा मत सोचिए कि कॉपी पेस्ट किए हैं, उन्होंने अपने ब्रेन का इस्तेमाल किया है, दूरदृष्टि रखी है, इसीलिए हमारे संविधान की आयु कम से कम 1000 साल है। अगर सरकारें ना छेड़छाड़ करें, उसे ना बदलें, तो हमारा संविधान कम से कम 1000 सालों तक हमारे ऊपर आराम से शासन कर सकता है। उसके अधीन हम बहुत अच्छे जीवन जी सकते हैं। बस हाँ, कुछ राजनीतिक लोग या राजनीतिक कारणों से उसमें छेड़छाड़ किया जाए तो नष्ट हो सकता है, क्योंकि नियम बनाने वाला अगर नियम को तोड़ता है तो जाहिर सी बात है फिर वो नियम का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये 250 से आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह कॉपी के रखा गया है, लेकिन ये कहूँगा कि संविधान का लगभग 2/3 भाग किससे प्रभावित है? लगभग संविधान का 2/3 भाग प्रभावित है किससे? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 संघात्मक शासन के निर्माण की बात की गई थी। तो हमारे संविधान में भी किसकी बात की गई है? संघात्मक शासन की बात की गई है। संसदीय शासन प्रणाली को भारतीय शासन अधिनियम 1935 महत्व देता था। तो हमारे संविधान में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन प्रणाली, हमारे यहाँ राज्यसभा है और लोकसभा दोनों विद्यमान है, प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति भी, है ना। अब दूसरी बात की, उस भारत शासन अधिनियम 1935 में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग जैसी बात की गई थी, यानी कि जो उच्च पद हैं, जो हमारे अस्थायी कार्यपालिका हमारी है, उसके निर्माण करने के लिए किसकी बात की गई थी? संघ लोक सेवा की बात की गई थी। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया है? यूपीएससी को रखा है, एंड स्टेट जो पीएससी होते हैं, स्टेट के कमीशन होते हैं, उनके प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में, यहाँ से लिया गया है। अधिनियम में हमारे अधिनियम कहाँ? भारत शासन अधिनियम में मूल अधिकार भी थे, कुछ राइट्स थे, तो उनको कॉपी करके जो हमारे काम के थे उसको संविधान में रखा गया। मूल अधिकारों में आप देख सकते हैं निदेशक तत्व हों। हाँ, एक चीज़ जरूर कहूँगा कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावना नहीं था, तो प्रस्तावना उसका नहीं, प्रस्तावना नहीं तो प्रस्तावना नहीं है भाई, उसमें क्या नहीं, वो भी कॉपी कर लेते। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव लिखा, अमेरिका से लेकर के भाषा लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिख दिया, ठीक। तो प्रस्तावना विहीन था ये अधिनियम। तो बाकी चीज़ें जो इसमें काम की थी उसको हमारे संविधान में परिस्थितियों के अनुसार रख लिया गया, संविधान में शामिल कर लिया। तो आप कभी ना कहिए कि ये सब कॉपी कर लिया गया, उधार का थैला है, ऐसे कोई बात नहीं। आलोचनाओं पर चर्चा हम एक बार कर चुके, दोबारा फिर कभी कर लेंगे।
अब हम सीधी बात किस पर करने वाले हैं, हमें देखना किसे है, विभिन्न देशों के दो बातें हो चुकी हैं, एक तो भूमिका हो गया और भारत शासन अधिनियम। अब चूँकि बहुत सारे कुछ ही पे मैं चर्चा आपसे करने वाला हूँ, क्योंकि संविधान में अधिकतम प्रावधान जिन जिन देशों से लिए गए हैं उन पर सभी पर चर्चा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत लंबा उपरी का है, चीज़ें फैक्ट हैं, उसमें चर्चा हम लोग कर लेंगे जितने से आपका काम चल जाएगा। बाकी आपके पास एम लक्ष्मीकांत है, आपके पास परीक्षा वाणी पुस्तक है, उन दोनों में से आप पढ़ सकते हैं। लक्ष्मीकांत परीक्षा वाणी, खासकर यूपी में एग्जाम अगर दे रहे हो आप, उत्तर यूपी का हो या यूकेपीएससी का हो, एमपीपीएससी का हो, बिहार का हो, है ना, झारखंड, ये सब राज्यों में परीक्षा वाणी पूरी तरह अच्छाई रहती, कोई समस्या नहीं है। स्टेट पीसीएस परीक्षा वाणी सपोर्ट कर जाती है, उससे आप मदद ले सकते हैं, उसमें सारी बातें दी गई हैं। थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए आप लक्ष्मीकांत का सहारा जरूर लीजिए, क्योंकि हमारा बेस जो है वो लक्ष्मीकांत ही है। लेकिन चूँकि कोई आरओ का एग्ज़ाम दे रहा हो, खंड शिक्षा एग्ज़ाम, मतलब कोई एग्ज़ाम ऐसा छोटा मोटा आप दे रहे हो तो परीक्षा वाणी काफ़ी हेल्पफुल है वहाँ। अब हम बात करेंगे किसकी, ब्रिटेन की, क्योंकि विभिन्न देशों के संविधानों का प्रभाव जो हमारे संविधान पड़ा, उससे सबसे पहले हम ब्रिटेन की चर्चा करेंगे, है ना। ब्रिटेन से हमारे संविधान में क्या क्या ला के रख दिया गया है। देखिए, जो ब्रिटिश या दुनिया के जितने भी देशों के संविधान हैं उनमें भारतीय संविधान को बहुत विशेष या विशिष्ट बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने विशिष्ट प्रयास किया है। मतलब अपने देश के संविधान को विश्व का सबसे बेहतर संविधान बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं का जो प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है। यानी कि उन्होंने अच्छा प्रयास किया। उन लोगों ने देखा कि जो ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटिश संविधान है, उसमें जो चीज़ें हैं, जो संविधान की उसकी, चूँकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, लिखित है नहीं, किसी संविधान सभा ने वहाँ से लिखा नहीं है, अलग अलग अधिनियमों में, अलग अलग प्रथाओं में वो बिखरा हुआ है, उसे संविधान के स्वरूप में कलेक्ट कर लिए हैं। ऐसा नहीं कि संविधान सभा ने लिखा, लिखित नहीं, अलिखित है। फिर भी ब्रिटेन का एक ऐसा संविधान है जो कि विश्व में अत्यधिक बेहतरीन विशेषताओं को अपने में क्या किया, सजोए हुए है या उनमें सामंजस्य स्थापित करता है। तो यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम ले लिया। यानी क्या ले लिया, संसदीय शासन प्रणाली को ले लिया। संसदीय शासन प्रणाली को ले लिया। वहाँ पर क्या था कि संसदीय व्यवस्था तो ठीक है ब्रिटेन में हो, लेकिन उसकी सर्वोच्चता को स्थापित नहीं किया गया। कहाँ, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता स्थापित नहीं हुई क्योंकि वहाँ राजा भी होता है, वहाँ ताज का शासन होता है ना, ताज का शासन है। तो भारत ने उस व्यवस्था को नहीं अपनाया। भारत ने संसदीय व्यवस्था को सर्वोच्च बना दिया। तो कैसे कॉपी किया, कॉपी नहीं किया ना, कॉपी किया कुछ बातों को, लेकिन अपनी परिस्थितियों के अनुसार से बदलाव भी कर दिया। यानी संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से अपनाया लेकर के, लेकिन उन्होंने संसद व्यवस्था को सर्वोच्च नहीं माना था, लेकिन भारत ने उसे क्या मान लिया, अपने संविधान में उसे सर्वोच्चता प्रदान किया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, चूंकि जनता के द्वारा चुना गया सदन होगा, जो लोकसभा उसमें है, तो अगर जनता द्वारा चुना हुआ सदन है तो उसमें क्या होना चाहिए, जनता के बारे में सोचने के लिए और उनके बारे में बहस करने के लिए लोगों के पास अधिकार होना चाहिए। यानी मंत्री होंगे, सांसद होंगे, जो भी होंगे, उनको आज़ादी होगी, यानी संसद की सर्वोच्चता विद्यमान होगी। ये चीज़ें। फिर उसके बाद ब्रिटिश संसदीय शासन अगर देखा जाए तो एकात्मक है। मैंने कहा ना, एकात्मक है, राष्ट्रपति और उसी को इधर उधर घूमता रहता है। भारत ने कहा हम संघात्मक व्यवस्था बनाएंगे, हमारे यहाँ संसद में राष्ट्रपति भी हमारा होगा, और कौन होगा, हमारे दोनों सदन होंगे, राज्यसभा लोकसभा। यानी हमने ब्रिटेन से चीज़ों को अपनाया है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार हमने क्या किया है, बदलाव किया है। तो ये जो संसदीय शासन प्रणाली था ब्रिटेन से लाया गया था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया। इसके अलावा बेटा बताइए ब्रिटेन से क्या क्या हम लेके आए हैं, बोलिए। हाँ, ब्रिटेन से हमने क्या ले लिया, एकल नागरिकता लिया, और क्या लिया, एकल नागरिकता भी हमने लिया, कहाँ, ब्रिटेन से। और वहीं से क्या लिया हमने, जो मंत्रिमंडल व्यवस्था होता है उसको भी हमने ले लिया। और क्या लिया, क्या,
कौन सा रीट है? परमादेश। हाँ, परमादेश जिसे आप मैंडेमस कहते हैं, आर्टिकल 32 में जो 5 रीट है, उस रीट में कौन? हम तुम्हें आदेश देते हैं, है ना? वो क्या है? परमादेश है। और क्या लिया गया बेटा? हैं? संसदीय शासन प्रणाली लिया गया, तो उसमें आ जाएगा। और क्या? द्विसदनीय व्यवस्था भी हमने लिया। ये सारी व्यवस्था हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि अन्य देशों से हमने जो लिया है, परिस्थितियों के अनुसार से परिवर्तन करके अपना काम चलाया है। अब हम कहाँ चलते हैं? अमेरिका। कहाँ गए हैं? ब्रिटेन। और ब्रिटेन से कहाँ? अमेरिका। जो मेन है उस पर चर्चा हो जाएगी, बाकी आपको हम बता देंगे। हमने कहा परीक्षा हमारी एक सोर्स है जहाँ से आप या लक्ष्मीकांत देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। अमेरिकी संविधान का भारत पर क्या प्रभाव रहा है? आप सीधा सवाल मेन से पूछा जा सकता है, क्या संविधान पर पड़े वाह्य प्रभावों में अमेरिकी संविधान ने भारतीय संविधान को कहाँ तक प्रभावित कर रखा है? ये सवाल सीधा मेन से हो सकता है, तो सावधान रहिए। यानी अमेरिकी जो कि 1789 का है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका का संविधान कब का है बेटा? 1789 का है। 1789 का जो अमेरिका का संविधान है ना, उसका प्रभाव भारतीय संविधान पर कितना पड़ा है, अगर लिखने को आ जाए 50 शब्दों में और कई देशों मिला करके आ जाए तो फंस जाओगे। 125 में अगर 125 शब्दों सवाल 8 नंबर का यूपीपीएससी में बना दिया जाए तो हालत ख़राब हो जाएगी। यूपीएससी में अगर बनाएगा तो 250 में बनाएगा, ध्यान रखिए। 250 वर्ड बना देगा, सबको पूछेगा एक साथ। संविधान पर पड़े आंतरिकवाद प्रभावों को चर्चा करते हुए अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा के संविधान का भारत पर क्या प्रभाव पर तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। क्या बात है, ये यूपीएससी का सवाल है, यानी आपको सब लिखना पड़ेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा आपको ये सारी बातें। तो अमेरिकी संविधान क्या प्रभाव रहा कि अमेरिकी संविधान से हमने सबसे पहले क्या जुडिशल रिव्यू ले लिया, न्याय पुनर्विलोकन। हमारे देश का विचार ही कहाँ से आया? अमेरिकी संविधान से। संविधान ये भी बता दें कि दुनिया में अगर पहला लिखित संविधान कोई तो अमेरिका का संविधान है, तो भारतीय संविधान भी एक लिखित संविधान है, इसलिए उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही भारत पर। दूसरी बात, जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, वो भी कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। यानी कि फंडामेंटल राइट्स भी हमने लिया, हमने जुडिशल रिव्यू को लिया, है ना। ये सारी बातें, हमारे देश का कुछ विचार है वो भी हमने अमेरिका से लिया, है ना। अमेरिकी संविधान में जो वर्णित मूल अधिकार हैं निरपेक्ष हैं, जबकि हमारे यहाँ क्या है कि संविधान मूल अधिकारों का कोई प्रतिबंध नहीं है। ये बात समझिएगा। बात नहीं, अगर देखा जाए तो अमेरिका अपने यहाँ के मूल अधिकारों को प्रतिबंध नहीं लगाता है, लेकिन हमने हमारे यहाँ जो संविधान मूल अधिकार हैं, हमने अमेरिका से जरूर मूल अधिकार ग्रहण किया, लेकिन वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं, कोई निर्बंधन नहीं है, पूरी तरह क्या है वो कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट है। और हमारे यहाँ जो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है ना, जो रखा गया अमेरिका से लेकर समावेशित किया गया, उसमें जानते क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है। यानी कि हमारा भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकार निर्बंधनों के अधीन है। सभी क्या है? निर्बंधनों के अधीन है। वास्तविक और तार्किक बातों को ध्यान रखते हुए उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है, और ऐसा प्रावधान हमारा संविधान करता भी है। हमारे देश में उपराष्ट्रपति का पद है जो अमेरिका से ही एडॉप्ट किया गया है। ये सब सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो कहाँ है? प्रस्तावना में अमेरिकी संविधान का प्रभाव विद्यमान है ही, मैंने बताया ही। तो इन सब बातों को आप लिखेंगे तो आपके पास शब्द भी रहेंगे। अब आपको चीज़ों को बस पता हो, आपके शब्द अपने आप ही उनका विस्तार कर देंगे, लेकिन मूल फैक्ट जो हमारे होते हैं वो पता होना चाहिए। फिर हम कहाँ चलेंगे? कनाडा चलेंगे। यानी कनाडा के संविधान का भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव रहा है। कनाडा की बात किया जाए तो संघीय व्यवस्था कनाडा की है। यानी फेडरल सिस्टम हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? कनाडा से किया है। जहाँ तक संघ सरकार के अत्यधिक शक्तिशाली बनाने की जो बात है, वो संघवादी व्यवस्था में हो सकता है, ऐसा विचार हमने किससे लिया? हमने लिया कनाडा से लिया। भारत में संघीय शासन में संसदीय शासन का सम्मिश्रण कर दिया जाए, संघीय शासन में संसदीय शासन लाया जाए, ऐसा भी हमने कनाडा से ही लिया है। क्योंकि आप जानते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक सदन हमारा क्या है? अस्थाई है, एक सदन अस्थाई है। एक सदन हमारा सीधे जनता द्वारा चुना जाता है और एक सदन हमारा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चुना जाता है। यानी राज्य की भूमिका होती है वहाँ, राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो। तो यानी अप्रत्यक्ष, यानी जनता सीधे उन अपने सदन का निर्माण दो तरीके से करती है। एक सीधे लोकसभा के सदस्य को चुनती है और दूसरा अपने राज्यों के द्वारा चुनती है। यानी राज्य का प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करती कहाँ? हमारे उस सदन में, यानी उस संसद की व्यवस्था में, यानी उस संघीय व्यवस्था में संसदीय शासन प्रणाली को ला के जो
ला के मतलब एक शक्तिशाली बनाने के लिए रखा गया दोनों को एक साथ, ऐसा विचार हमने कनाडा से ग्रहण किया था। समझ गए आप? यानी कनाडा में संघीय व्यवस्था राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ समझौता नहीं, यूनियन संघ हैं, अलग नहीं हो सकते हैं। जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सभी राज्यों को क्या है, प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। ये हमारी व्यवस्था है। तो हम कैसे कहते हैं कि हमारा संविधान पूरी तरह कॉपी कर लिया गया भाई? ये कह सकते हैं क्या? नहीं ना, हमारे संविधान निर्माता योग्य न होते। अगर ये कहूँ मैं कॉपी कर लिया तो इनकी योग्यता पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा ना, तो यही कह सकते हैं। ये कैसे कहेंगे? यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने लिया है, लेकिन उसमें महापरिवर्तन किया है, ऐसा शक्ल बदल दिया कि पहचान नहीं पा। ये कह सकते हो कि किसी और का प्रोडक्ट हो, किसी देश ने उससे कच्चा माल दिया, किसी देश ने उससे एक डिजाइन दे दिया और भारत के जैसे मिला उसने लगा दिया अपना लोगो, मेड इन इंडिया। वो बात हो सकती है। ये बात हो सकती है कि हम आपकी बनी बनाई खीर पर अपना मोहर लगा देंगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो वो भी एक कला है ना। जब हमारे परिस्थिति के अनुकूल होगी तब हम मोहर लगाएंगे, उसके पहले तो लगाएंगे नहीं। अपना लोगो भारत सरकार का तब यूज करेंगे जब वो चीजें हमारे इस देश के अनुकूल होंगी, नहीं तो नहीं करेंगे ना। नहीं तो भारत सरकार तो आरडीएस में मोहर लगा देती, क्यों लगाएगी भाई? ये चीज है। तो जितना वो भी एक कला है, ये वो भी एक कह सकते हैं तार्किक अपना एक बुद्धिमत्ता है, उनकी दूरदृष्टि है कि उनके इतने काबिल थे, भारतीय लोग इतने काबिल थे संविधान निर्माता कि उन्होंने दुनिया के 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके और उनके प्रावधानों को ला करके अपने संविधान में रखा, समावेशित किया, लेकिन तमाम परिवर्तनों तमाम संशोधनों के साथ किया। उनमें जो कमियां विद्यमान थी उन कमियों को उसने क्या किया, इनकार कर दिया, हटा दिया, अस्वीकार कर दिया, उसको नहीं रखा, उसमें और अच्छी अच्छी बातों को जोड़ करके भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो आप बताइए महान कौन है भाई? अन्य देशों के संविधान बनाने वाले भारतीय? तो ये कहना गलत होगा कि भारतीय संविधान कॉपी पेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं। आपकी सोच, अगर आप संविधान को आप समझ नहीं पाए होंगे ठीक से, उसके मर्म को नहीं समझ पाए होंगे हमारे क्रांतिकारियों के, संविधान निर्माताओं के, तो आप कह सकते हैं कॉपी पेस्ट है, नहीं कह नहीं सकते हैं। क्योंकि संविधान पर किसका सबसे अधिक प्रभाव है? आंतरिक प्रभाव सबसे अधिक है। वाय प्रभाव तो बस खाली एक हाथी का दांत है, उसका वो ले लिया गया है लेकिन चेंज कर दिया गया, खूब तो नहीं रखा गया ना। अमेरिका का कल्चर, फ्रांस का कल्चर, ब्रिटेन का कल्चर, जर्मनी कल्चर, अफ्रीका का कल्चर अलग है भाई। हमारा कल्चर अलग है, इंडियन कल्चर अलग है। उस कल्चर के अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज कर देना। अब भाई कद्दू तो सब बनाते हैं ना, कद्दू सब बनाते हैं। चाइना वाले उसे उबाल के खा लेते हैं, नमक डाल करके पानी सहित। यूरोप के महाद्वीप के लोग उसे मांस जैसे पकाते हैं, उसी कद्दू को पा जाएंगे। अमेरिका वाले पा जाएंगे तो सैलेड बना के खा लेंगे, कुछ करेंगे नहीं उसमें। और हिंदुस्तानी पा जाएंगे तो बिना छले छिले, बिना कुछ किए उसको काट कूट के बराबर कर देंगे। उसके बाद ऐसा फ्राई मारेंगे कि पता नहीं चलेगा कौन सा सब्जी खा रहे हो। तो भाई उसकी कला अपनी है ना, ये कला है। ये वो कला हमारी है कि तो अब हर देश की परिस्थिति अलग है, तो हम अपनी उस जो हमारी दूरदृष्टि उसको ध्यान रखते हमने ऐसा कर लिया है, तो कहना गलत होगा। अब कहाँ चलते हैं हम लोग? कनाडा की बात हो गई, जर्मनी चलते हैं। जर्मन का क्या प्रभाव रहा है? जो बातें और हैं, जो और प्रावधान हैं, उससे आप देख लीजिएगा। लक्ष्मीकांत में भी है, परीक्षावाणी में भी है, आप किसी भी बुक से आप देख सकते हैं भाई। उसको बार बार मैं लिखवाऊँ कुछ चीज़ तो कोई मतलब नहीं है। जर्मन का क्या प्रभाव रहा? भारतीय संघीय व्यवस्था में आपातकाल का जो प्रावधान है ना, वो कहाँ से आया है? जर्मन का जो संविधान है वीमर, जर्मन के संविधान का नाम वीमर है, और वीमर से लिया गया है क्या? भारत में आपातकाल जिसका कहाँ है 352 से लेकर के 360 में, आर्टिकल 352 से 360 तक आपात का बंद किया गया है। अमेरिका और कनाडाई संविधान में आपातकाल का प्रावधान नहीं है। सोचिए, जहाँ से हमने बहुत कुछ लिया, मूल अधिकार ले लिया, लेकिन और संघीय व्यवस्था ले लिया कनाडा से, लेकिन अमेरिका और कनाडा में आपातकाल जैसी चीज नहीं है। तो महान कौन? भारतीय संविधान निर्माता। इनको समझ में था कि हमें तो इमरजेंसी भी चाहिए, अचानक कोई बीमारी पैदा हो कैसे दूर करेंगे? अगर देश में कोई, जैसे आप देखें पड़ोसी देश हमारा एक जल रहा है, बांग्लादेश जल रहा आजकल, पाकिस्तान तो हमेशा जलता है। आखिरकार बांग्लादेश जैसी स्थिति या पाकिस्तान जैसी स्थिति क्या भारत में कभी
हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि इस देश में इमरजेंसी पावर है। जो संविधान जिस राजनीतिक संरचना को गवर्न करता है, शासित करता है, उसने उसमें ये भी व्यवस्था कर दिया है कि कभी अगर शासक तानाशाह बनना चाहेगा तो उसको दबोच दिया जाएगा। किसके द्वारा? सेना के द्वारा। अगर प्रधानमंत्री कुछ करना चाहेगा तो राष्ट्रपति के पास सेना की सर्वोच्च शक्ति है। क्या करोगे? इमरजेंसी। जनता विद्रोह करना चाहती हो तो बांग्लादेश में जैसे लोग नंगे घूम रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी करते रहते हैं। भारत में क्या ये संभव है? नहीं, क्योंकि यहाँ इमरजेंसी किसी एक छोटे से देश के छोटे से हिस्से में, एक राज्य में, संपूर्ण देश में, किसी एक गांव में, जहां पर भी ऐसी समस्या राष्ट्र को खतरा महसूस हो जाएगा या उसे किसी राज्य के तंत्र में चलने में खतरा महसूस हो जाएगा या उसे उसकी किसकी मॉनेटरी सिस्टम यानी उसकी मौद्रिक व्यवस्था को कोई छेड़छाड़ करता रहेगा, इन तीनों परिस्थितियों में उसके पास ऐसा पावर है 352, 356, 360। 3 आर्टिकल इतने खतरनाक हैं जो कि क्या करेंगे? इस देश को सुधार देंगे। ये व्यवस्था अमेरिका कनाडा में नहीं है, नहीं तो बांग्लादेश जो जूझ रहा है जूझता नहीं। इमरजेंसी है ही नहीं। हमारे यहाँ कठोर है। इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए मंत्रिपरिषद चाहिए, वो लिखित सूचना देगी राष्ट्रपति को इमरजेंसी आएगी। कितना अच्छा प्रावधान, सोचिए। जर्मनी के संविधान में ये बात नहीं है, लिखित सूचना देगी मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति घोषणा करेगा, बाद में संसद उसे अप्रूवल देगी। उसके समय दिया गया संसद को हमारे। ऐसे नहीं कि मुंह उठाया कर दिया हो गया। तानाशाही नहीं चलेगी। जनता का सदन अंतिम में अप्रूवल देगा, अनुमोदन करेगा उस आपात का, तो आपात रहेगा नहीं, आपात ही नहीं रहेगा। समझिए बात। तो जर्मन संविधान से हमने लिया आपातकाल को, ये ना कहो कॉपी करके रख दिया है। हमारी परिस्थितियां जो थी उसके अनुसार हमारे संविधान निर्माताओं ने उसे महापरिवर्तन कर दिया है, जो दुनिया किसी और संविधान में ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। तो उधार का थैला कहना, ये कहना, वो कहना, सब गलत है, सही नहीं। 1-2 बार इस लेक्चर को आराम से, इत्मीनान से 2-3 बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ बातें ऐसी भी हमारे आपके बीच में हो रही हैं जो किताबों में नहीं है। थोड़ा सा चीज़ों कनेक्ट किया जा रहा है, तो कई बार देखोगे तो एक सोच विकसित होगी। हमारे संविधान को लेकर धारणा लोगों के मन में बनी होती है कि अकेले क्या भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिख दिया है। कुछ लोग उनके दलित होने के कारण से भी उनसे घृणा करते हैं कि ये कि शूद्र कैसे लिख सकता है संविधान, उन्हें महत्वहीन करते हैं। अरे भाई, संविधान निर्माताओं की संख्या कोई अकेला एक नहीं है। संविधान का निर्माण किसी अकेले ने नहीं किया है। हाँ, उनका विशेष भूमिका है डॉक्टर BR अम्बेडकर की। उन्होंने कुछ विशेष चीज़ों का, क्योंकि पहले से उन्होंने लगभग दुनिया के अधिकतम देशों का संविधान पढ़ रखा था, इसीलिए उनका बहुत विशेष योगदान है। जबकि शायद इस बात को आप भूल रहे हैं, जो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे BN राव, जिन्होंने प्रारूप बनाया था, जो कि संवैधानिक सलाहकार थे, उन्हीं के प्रारूप पर ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना एक नया फॉर्मेट रेडी किया था। तो भीमराव अम्बेडकर महान नहीं होते या उनके पास ज्ञान नहीं होता या पूरी संविधान सभा की सर्वसम्मति नहीं बनती तो क्या अकेले भीमराव अम्बेडकर संविधान बना देते? नहीं। तो ये अकेले किसी का नहीं, हाँ जरूर कह सकते हैं, क्योंकि उसमें विशेष भूमिका है किसकी? भीमराव अम्बेडकर जी की। तो इसलिए हम कहते हैं क्या, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, क्योंकि अधिकारों को उन्हें अच्छे समावेशित किया, वह सभी चीज़ों में समतुल्यता स्थापित की। तो जर्मन से हमने क्या लिया? आपात लिया, जो कि अमेरिका कनाडा जैसे देश के संविधान बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो जर्मनी का संविधान, उसका नाम बीमर गणतंत्र है, उसी से हमने लिया था। कभी आसन में बीमर करके आ जाए तो डरिए नहीं, आप उसको टिक कर दीजिए। सब चलते का आयरलैंड। आयरलैंड की बात करोगे तो आयरलैंड से जो लिया गया है वो संविधान का भाग 4 है। नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की स्थापना करते हैं। सोशल जस्टिस वही है, यानी कि अगर राज्य सक्षम होगा तो अपने नागरिकों को क्या क्या दे सकता है, उनके लिए क्या क्या प्रावधान कर सकता है, वो सारी चीज़ें कहाँ हैं? पार्ट 4 में है संविधान के, हमारे भारतीय संविधान के। उस पार्ट 4 में जो बातें हैं वो 36 से 51 तक, इस बात को जानिएगा। ये भी प्री एग्जाम की बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आगे हम लोग बहुत विस्तृत चर्चा उस पर करेंगे, है ना। तो आयरलैंड का संविधान हो गया आपका। और अगर देखा जाए कुछ लोगों का ये भी कहना रहता है कि क्या आयरलैंड से भारतीय जो है नीति निर्धारित तत्व लिया गया, नहीं। आप ये भी जानिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 से भी कुछ चीज़ें लेकर के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समावेशित किया गया है। लेकिन आप शायद इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि आयरलैंड से लिए गए उस नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी विचारधारा है, जे नेहरू की विचारधारा है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें आंतरिक प्रभाव भी है और बाह्य प्रभाव भी है। उस सूर्य 36 से 51 में हमारे गांधी जी की विचारधारा है, हमारे नेहरू जी की विचारधारा है। तो अगर समाजवादी विचारधारा भी है, गांधी का सर्वोदय जैसा सिद्धांत है, तो जाहिर सी बात है कि वह आंतरिक और बाह्य दोनों प्रभावों से सराबोर है। कौन? भाग 4, जो कहाँ से लिया गया? मूलतः आयरलैंड से। लोगों का ये कहना है कि ये तो उधार का थैला है, इस पर चर्चा हो जाए ना। बाबा मैं कह भी रहा हूँ, बहुत और भी देशों से लिया गया है। आप इसके से अफ्रीका से संशोधन आया, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। मैंने कहा सोर्स आपके पास है, एम लक्ष्मीकांत, फैक्ट चीज़ें देख लीजिए कुछ चीज़ों को। आप रसिया से भी देख सकते हैं, आपका जो है मौलिक कर्तव्य है, सोवियत संघ जिसे आप कहते हैं, इन सब देशों को देख सकते हैं। कोई सी बात नहीं। फ्रांस से भी प्रभावित हमारा संविधान है। तो बहुत सारे देश हैं जिनसे आप क्या क्या लिया गया। जापान से जैसे हमारा आर्टिकल 21 प्रभावित है। आगे 21 में विधि द्वारा सख्त प्रक्रिया दी गई है, वो जापान से ही ली गई है। तो इस बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप देख सकते हैं। अब सारी बातों को हमने कहा कि जो प्री में पूछा गया है उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। प्रीवियस ईयर, चाहे आपके पास कोई भी बुक हो प्रीवियस ईयर की, जिसमें जिस एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं इस चैप्टर से अगर सवाल पूछा गया, स्टेट पीसीएस खासकर यूपी पीसीएस आप दे तो घटना चक्र पूरा अवलोकन से सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। या आप परीक्षा वाणी देख लीजिएगा, उसमें बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो लोग कहते हैं कि उधार का थैला है। तो अम्बेडकर जी से पूछा गया कि क्या ये वास्तव उधार का थैला है? तो अम्बेडकर ने कहा है। अम्बेडकर स्वयं कहा कि हाँ, भारतीय संविधान उधार का ही थैला है। इसमें दुनिया के जितने भी संविधान है ना, उनके सही प्रावधान को ला के हम रख दिए, मान लो है। लेकिन जब सही से मूल्यांकन करो तो समझ जाओगे क्या है ये। मानना था उनका भी उधार का थैला है। अब वहीं जब राजेंद्र प्रसाद से पूछा गया कि ये क्या, उन्होंने कहा यदि भारत का संविधान उधार का थैला है तो ये नहीं जानते हो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है। अगर आपको लगता है कि उधार का थैला है तो दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान भी कौन है? भारतीय संविधान है। तो ये सारी बातें जब आप करते हैं तो ये बात यह है, राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि भारतीय संविधान जिन परिस्थितियों में लिखा गया है वह उन आने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रख के लिखा गया है कि जो आने वाली हमारी परिस्थितियाँ होंगी उसमें संविधान उनसे निपटने में, उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम होगा। इसलिए आप चाहे जो इसे मान लीजिए। ऐसा कौन कहता है? हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजेंद्र प्रसाद जी ने 24 जनवरी 1950 को अंतिम में लाइन बोला था कि हमें, जैसे गांव की भाषा में कहते हैं, हमें कौन फर्क ना, तो जा मैं कहूँ करा, हम जैसे वैसे रह। ऐसी भाषा गाँव वाले यूज कर देते हैं ना। कहते कछु तो उखाड़ ना पैबा हमार, जा जो करना कर लिया, हम तो हमारा है हमारा, हम चाहे हमारा घर है, चाहे जैसा हम बनाए। तो राजेंद्र प्रसाद की पूजन कहा, देखिए आपको लगता है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, तो हाँ है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है भारतीय संविधान। तो उन्होंने कहा कि ये उन परिस्थितियों के लिए है जो वर्तमान में परिस्थिति है, जो आने वाली परिस्थितियाँ होंगी सबके अनुकूल होगा, उनके लिए बहुत ही, आने वाली परिस्थितियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसीलिए दुनिया का बेहतरीन संविधान है। इसे आप कह लीजिए कि उधार का थैला है। यहाँ दुनिया के अन्य देशों के संविधान से ला करके चीज़ों का समावेश कर दिया गया है, रख दिया गया। लेकिन आप शायद इस बात को नहीं जानते हैं कि भारतीय संविधान में वर्तमान और भविष्य की दोनों परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने का पूरा प्रयास किया। तो भारतीय संविधान दुनिया से बेहतरीन हुआ नहीं? जो सब में सामंजस्य, दुनिया में इतनी विविधता कहीं और है? लड़ते मर जा रहे हैं, चाहे इजराइल हो, चाहे यूक्रेन हो, किसी देश का नाम लो, चाहे जर्मनी का, लो लड़ के मर। भारत में सब कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा भाई देखो, इस पूर्वाग्रह से बाहर निकलो, ये सब भारतीय संविधान उधार का थैला है, भूल जाओ इस बात को। इस पूर्वाग्रह में जिंदा मत हो, नहीं तो समझ नहीं पाओ किसे भारतीय संविधान को। तो पूर्वाग्रह से मुझे लगता है कि आप भी बाहर आ गए होंगे कि भारतीय संविधान उधार का थैला नहीं है। इतने समय की जो बातें हमारे आपके बीच में हुई, संविधान पे हुई आंतरिक और बाह्य प्रभाव पर, उन्हें अगर आप कंक्लूजन देना चाहें
तो आराम से दे सकते हैं, निष्कर्ष दे सकते हैं कि भारतीय संविधान में घरेलू और बाहरी तत्वों का प्रभाव जो दिख रहा है उसमें बहुत ही सामंजस्यपूर्ण स्थिति बना दी गई है, या सामंजस्यपूर्ण बनाने का उन्हें प्रयत्न किया गया है भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा, क्योंकि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार यह सबसे उपयुक्त और कारगर था। इसीलिए संविधान में सामाजिक परिवर्तन के समावेश के लिए संशोधनों की जो संशोधन अफ्रीका से लिया गया है जैसी लचीली प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। इन सारी बातों को लिख करके आप इस पूरे चैप्टर को क्लोज कर सकते हैं। आपको बता दूं, अगर सारी बातें आप मेरी समझ जाएं अच्छे से तो समझिएगा कि न प्री में समस्या न मेंस में समस्या। हमने कहा यूपीपीसीएस के मेंस GS2 में एक सवाल आ चुका है इसी का, अमेरिकी संविधान ने भारतीय संविधान को कहाँ तक प्रभावित किया है, तुलनात्मक अध्ययन करवाया है, तो यहाँ सवाल आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो भी हमारा आपका आज इस संविधान के इस चैप्टर पर ये पार्ट का हिस्सा, संविधान का भाग तो है नहीं, इस चैप्टर पर इस लेक्चर पर जो भी अच्छे से हमने आपको चीज़ों को बताने का प्रयास किया है, आप चाहें तो उसे कई बार सुन करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। कई बार सुनेंगे तो इसे कम से कम शब्दों में आप मेरी उन बातों को जो ज़रूरत है उससे आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर बार बार रिवाइज करिए और कई बार इस लेक्चर को ज़रूर सुनिए, देखिए। अगर आप स्पीड बढ़ा के जरूर चाहें तो आप कई बार सुन लीजिए, स्पीड बढ़ाइए और दिन में 2-3 बार इसको सुन जाइए। बिल्कुल आंतरिक वाय प्रभाव और संविधान का वो मिथक जो उधार का थैला है आपका टूट जाएगा, आपका भ्रम टूटेगा और आप ये समझ जाएंगे कि भारतीय संविधान के निर्माता कैसे थे, क्या रहे हैं, क्यों उन्होंने एक शक्तिशाली संविधान का निर्माण किया, एक बेहतरीन संविधान आपको दिया। क्योंकि इसकी बात इसलिए बहुत आवश्यक हो जाती है। आप जानते हैं कल 15 अगस्त है, आप आज़ाद हुए थे कल के दिन, तो वो तो आप मनाते ही हैं, वो एक तरीके से हम मानते हैं कि हमारे देश का वो जन्म दिवस है, तो हम लोग उसे मनाते रहते हैं, है ना। तो जिस जन्म दिवस को हम मनाते हैं वो सिर्फ जन्मदिन मनाने से नहीं कुछ होता है। बात यहाँ ये होती है कि हम जब जन्म लिए थे तो हमारा पालन पोषण क्या गुलामी में होगा, आज़ादी में होगा, हम किन नियमों के अधीन रहेंगे, हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे, उस एक नवजात शिशु को सब कुछ किसने दिया है, भारतीय संविधान ने। जिसको रचा किसने, हमारे आंदोलनकारी, हमारे लोकप्रिय नेता, हमारे क्रांतिकारी, वो भाई जिन्होंने अपनी जान लगाती थी आज़ादी में, उनके द्वारा रचा गया है। मेरी ये सारी बातें आपको अच्छी लगी हों, ज़रूर शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।